हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन लेक्चर फॉर जी एंड नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे सारे फॉर्मूलेज, फिर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्न ऑल, या फिर ऐसे लिखे लर्न हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और बेसिक्स कंपाउंड होंगे तो उसका आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल HCl है अगर, तो ये होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। यूनिट क्या है मॉलिक्यूलर मास का? ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर लेट से NaOH रहा, तो Na का प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 16 और ये 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ऐसे सबके मॉलिक्यूलर मास निकालने आने चाहिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं मोल्स का। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स, उसका नोटेशन है स्मॉल n, so moles is equal to weight of solute in gram, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किस पर लिखना है? ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसे ही आप नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल सकते हो। देखो मिली मीन्स 10⁻⁻3, उसको सामने भेज दो तो 10⁻+3 हो जाएगा, आसान है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोल्स का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास के बदले इक्विवेलेंट वेट रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास के बदले इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या वेट कैसे निकालते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जिस तरह से मोल का फॉर्मूला बनाया मिलीमोल्स में, इसी तरह इसमें मिली इक्विवेलेंट में बना सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम पर इक्विवेलेंट इनटू 1000, इधर 1000 रख दो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा मोल्स के फॉर्मूलेस। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलेस है ये। तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कह लो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम। ठीक है, वो क्या होगा? n इंटू Na। n क्या है? n यानी मोल्स, वेर ये Na क्या है? पढ़ा होगा आपने, सबका फेवरेट 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अभी अगर इसमें मॉडिफिकेशंस लाए, तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ ले किसी भी एटम्स में। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है n इंटू Na, और आगे इधर मल्टीप्लाई करना है कुछ n इंटू Na, वो तो कॉमन रहेगा।
आगे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें दे दिया है वाटर H2O। अभी इस H2O मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, तो इधर 10 रख देना, ठीक है। तो इधर 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो इधर अगर कोई एटम की बात की, फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का Z इज इक्वल टू क्या है 11, तो यहाँ पे 11 रख दो, क्योंकि जितना उसका Z होगा उतने उसके प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मत भूलना, यहाँ पे लिख देता हूँ इन शॉर्ट Z इन जनरल, और काउंट करके लिख देना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर हम आगे नए फॉर्मूलेस करते हैं सॉल्व। चलिए तो आगे फॉर्मूलेस देखते हैं। फोर्थ, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अभी लेट कंसिडर कर लो, लेट 2 आइसोटॉप्स आर देयर। तो आइसोटॉप्स है, ठीक है, ये उसके स्पेसिफिक एटॉमिक मास है, ये हमने नोट कर लिया उसके एटॉमिक मासेस, ठीक है। अभी मान लो कि ये m% है और ये n% है, ठीक है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो, Ma प्लस NB अपॉन M प्लस N, ये टोटल होगा 100%, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दो, आंसर मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट एलिमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट, उसका फॉर्मूला है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो इसमें आपको परसेंटेज दिए रहेंगे स्पेसिफिक कंपाउंड्स के, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हमें प्रोसेस कैसे करना है, याद कर लो, ये पहले एलिमेंट्स लिख दो, सारे लिस्ट आउट कर दो, ठीक है। फिर उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास है वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दो, ठीक है। फिर जो परसेंटेज गिवन रहेंगे, परसेंटेज जो गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, उसे यहाँ पे नोट डाउन कर दो, ठीक है। वो नोट डाउन हो जाए फिर आपको एटॉमिक रेशियो निकालना है, एटॉमिक रेशियो। तो सी एटॉमिक रेशियो मान लो यहाँ पे XY 2 एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक मास A है, इसका एटॉमिक मास B है, ठीक है। इसका m% दिया है, इसका n% दिया है। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो m अपॉन A लिख दो, यहाँ पे n बाय B लिख दो, ठीक है। इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना है, याद रखना स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, मान लो कि ये कोई वैल्यू है हमारे पास, मान लेते हैं कैपिटल A आया और ये कैपिटल B आया। अगर ये स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो आपको उससे डिवाइड करना है। तो ये होगा A बाई B और ये होगा B बाई B, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आंसर आए उससे क्या मिलेगा, आपको होल नंबर मिलेगा और उससे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे
कोई भी अननोन नंबर आया है, सब वेरिएबल्स तो ले लिया हमने, ठीक है। मान लेते हैं ए डैश बी डैश आया, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स इधर ए डैश, वाई इधर बी डैश, ठीक है। इधर सभी अभी वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा है, आपको वैल्यूज दिए रहेंगे, आप जस्ट वैल्यूज पुट डाउन कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का स्टेप है फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं उसी तरह इसका फॉर्मूला मास निकाल लो, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये भी, उसका भी मास निकाल लो। उससे क्या होगा, हमें एक इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल एन। वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल कैसे फाइंड होगा, गिवन मॉलिक्यूलर मास, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे डिवाइड में आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करना है, ठीक है। तो इससे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो लास्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसके इंटीग्रल मल्टीपल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए इसके सवाल थोड़े कम आते हैं, पर ये प्रोसेस है ये अगर आपको याद है तो आप इसमें से कोई भी चीज अगर पूछी हो तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जल्दी से नोट डाउन कर दो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे नोट करते हैं 7, दैट इज नॉर्मालिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको कंसीडर करना है ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको लीटर में कंसीडर करना है। कोई कोई किताब में यहाँ पे 1000 लिखा रहेगा, तभी वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीटर में कंसीडर किया, इसलिए यहाँ पे 1000 नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी के बदले आप कोई भी आयन है तो वैलेंसी लिख सकते हैं, या फिर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। एसिडिटी, ठीक है, बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी। एसिडिटी मतलब कि कितने, कोई भी बेस है उसके पास कितने OH है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एसिडिटी होगा। बेसिसिटी मतलब उसके कोई भी एसिड के पास कितना हाइड्रोजन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो होगा एसिडिटी और बेसिसिटी। तो हम लिस्ट आउट करते हैं फ्यू कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए लिस्ट बना देते हैं। मान लो HCl है, तो वैलेंसी क्या रहेगी इसकी 1, ठीक है। इधर हम वैलेंसी लिखते हैं और इधर कंपाउंड लिख देते हैं, ठीक है। अगर HCl रहा तो वैलेंसी कितनी होगी 1, अगर H2SO4 तो 2, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर HNO3 रहा तो 1, फिर H3PO4, ये 3 के 3 हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, इसलिए इसका 3 आएगा। फिर H3PO3, ठीक है, ये होगा H2 प्लस HPO3, तो ये 2। इसी तरह H3PO2, इसके लिए क्या होगा 1, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन लिस्ट आउट मोर फॉर द बेस। अगर NaOH रहा तो उसका 1, KOH रहा तो उसका 1, MgOH ट्वाइस दिया रहता तो 2, क्योंकि इसके पास 2 OH है रिलीज करने के लिए। अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका भी 2, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ KMnO4, इसका होगा 5, पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, KMnO4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, वैलेंसी याद रख लेना, ठीक है। और इस हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट तो आपको आता है फाइंड करना, उसके डिवाइड में ये वैलेंसी रख देना, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल देख लो H2SO4 है, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, तो ये होगा 98/2, तो ये आएगा 49, तो 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है ये, ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो और वो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, अभी आगे देखते हैं। 8 मोलारिटी, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो इस दोनों फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, मोलारिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट के जगह यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट रख दो, ठीक है, बाकी सब सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। अभी देखो इसमें क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके, ध्यान से देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये लिखा। अभी देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मोल्स, ठीक है, तो ये हो गया, तो नया फॉर्मूला बन गया है ये, मोलारिटी इज इक्वल टू n अपॉन v, तो मोलारिटी का ये भी फॉर्मूला है, यहाँ पे n क्या है, ये मोल्स, और v क्या है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यूनिट्स खास यूनिट याद रखना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास याद रखना है आपको सब यूनिट्स, ठीक है। अभी इसके ऊपर से एक और रिलेशन नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा एक डेरिवेशन लिखता हूँ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर भी सकते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, वेट इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट के वेट क्या होगा मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये लीटर में। अभी वैलेंसी को ऊपर जाने दो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बनाएंगे, ये है मोलारिटी, ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी, तो ये सब चीजें हमने देखी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया, ये हमारा पहला इक्वेशन है इस बोर्ड का, ये दूसरा। सी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज याद होंगे तो आसानी से आप सब कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये देखो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल H2SO4 है, ठीक है, उसका 2 मोलर कंसंट्रेशन दिया आपको, तो नॉर्मलिटी कितनी होगी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो आंसर होगा 4 नॉर्मल, ठीक है। अगर यहाँ पे HCl दिया रहता, HCl ऑफ 2 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होगी 2 इंटू 1, तो आंसर आएगा 2 नॉर्मल, तो इस केस में मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों की सेम आएगी, तो जिसकी वैलेंसी 1 है उस केस में आप नॉर्मलिटी और मोलारिटी को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, वो दोनों सेम ही आएंगे, तो आई होप ये क्लियर है। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट कर लेते हैं, देखो x मोलर मींस क्या, देखो x मोलर का मतलब क्या है, अगर आपको 2 मोलर दिया है तो 2 मोलर का मतलब क्या है, ठीक है, तो देखो 2 मोलर का मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो x मोलर का मतलब क्या होगा, इट मींस x मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बेसिक्स है, याद रखना, ठीक है। x मोलर का मतलब क्या होगा, x मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं नए फॉर्मूलेस। चलिए हम आगे देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट या फिर मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला देखते हैं मोलालिटी, ठीक है,
मोलालिटी। तो अभी मोलालिटी क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, इधर रखता है मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलारिटी और नॉर्मलिटी में इधर वॉल्यूम कंसीडर किया था, इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। सॉल्वेंट खास से याद रखो सॉल्वेंट, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है, इस एक ही चीज मोलालिटी है जिसमें सॉल्वेंट आता है, ठीक है। और इसका वेट यहाँ पे रखा है केजी में, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जिससे आप मोलालिटी निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं मोल फ्रैक्शन का, जिससे x से डिनोट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो कोई कंपाउंड है, लेट N1 एंड N2 बी मोल्स ऑफ टू कंपाउंड्स, ठीक है। N1 और N2 टू डिफरेंट कंपाउंड्स के मोल है, तो पहले का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, पहले का मोल फ्रैक्शन आएगा x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, और x2 क्या आएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। देखो सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस, इफ n कंपाउंड्स आर प्रेजेंट देन उन सबका सम x1 x2 टिल xn सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। इन दोनों को भी जोड़ दो N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 कट हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये है मोल फ्रैक्शन, बेसिक सा सवाल है रेशियो के जैसे। अभी आगे देखते हैं 12th परसेंटेजेस, ठीक है। अभी देखो परसेंटेज में 3 अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम। पहला परसेंट वेट बाय वेट, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है, इंटू 100 कर दो, 100 करोगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अभी देखो x% वेट बाय वेट, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काफी काम आती है। फिर सेकेंड है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो इधर क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो इधर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। देखो उसमें लीटर था, इसमें ml है, इसलिए सभी यूनिट्स याद रखने जरूरी है। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, x% वेट बाय वॉल्यूम का, इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। अभी तीसरा देखे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या आएगा, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो तो x ml, ठीक है, इधर अब ml है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, तो x ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे देखते हैं कुछ और फॉर्मूलेस।
चलिए आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन, सॉरी 13th फॉर्मूला, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम बोलते हैं इसे शॉर्ट में, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी परसेंटेज जैसा ही है, ठीक है। पीपीएम फॉर यू कैन से वेट बाय वेट, तो वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। परसेंटेज में हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मिलियन है इसलिए हम 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन फॉर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 पावर 6, ठीक है। फिर पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ml में लेना है, ठीक है, इंटू 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन के 3 केसेस, ठीक है। अभी देखो और पीपीबी, ठीक है, बी यानी बिलियन, पूछा नहीं है कभी, पर अगर पूछ ले तो फॉर पार्ट्स पर बिलियन मल्टीप्लाई 10 पावर 9 इंस्टेड ऑफ 10 पावर 6, ठीक है। 10 पावर 6 के बदले 10 पावर 9 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पार्ट्स पर बिलियन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ते हैं, अभी 14, ठीक है। अभी देखो फ्यू नोट्स लिखते हैं, IMP नोट्स, ठीक है, ये भी नोट्स ही है वैसे तो, पर और IMP नोट लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला नोट लिखेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल 1 मोल रहा तो उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है, देखो इसका प्रूफ ये है कि अभी हमने फॉर्मूला नोट किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो वो क्या था, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर इधर 1 रख दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के जितने, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल रहा तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अभी दूसरा रूल ये याद रखो, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। से दिस इज नॉट ट्रू 100%, याद रखना, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्वेस सॉल्यूशन के लिए और उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है, एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर कंडीशन क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 273.15 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अदरवाइज आप 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर एक और बात लिखते हैं, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। अभी देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 ml जितना, ठीक है। सो फॉर वाटर, ठीक है, यू कैन से 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, ठीक है। वाटर के लिए 1 ग्राम 1 ml के जितना होगा, ठीक है। तो देख लो अब, अगर वाटर है 1 मोल वाटर का लो तो 18 ग्राम हो गए, 18 ग्राम इट विल गिव यू 1 मोल, तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा 18 ml। तो देख लो भाई 1 मोल में 18 ml है, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है,
22.4, ये तो हो गया 22,400 ml, ठीक है। तो वाटर का ये याद रखो फंडा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, ठीक है। और डायरेक्टली आपको वॉल्यूम में से वेट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर वेट में से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना इरेज कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो नोट कर लो, और वो पार्ट्स पर मिलियन वाला भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट कर लो कॉपी में, फिर हम आगे और फॉर्मूलास देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। वो कौन सा नंबर था पहले, 15, ठीक है। चलो, लर्न टू बैलेंस, ओके, लर्न टू बेक एंड बैलेंस एन इक्वेशन, ओके। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना या बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम साथ साथ सीख लेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, क्लास 10 में बहुत प्रैक्टिस किया होगी इसकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्मूला है दो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। दूसरी फॉर्मूला ये है M1V1 अपॉन C1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन C2। यहाँ पे C1 C2 क्या है, देखो यहाँ पे M है मोलारिटी, V है वॉल्यूम, ठीक है। फिर C1 या C क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कंपाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सवाल करेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो M1V1 बाई C1, M2V2 बाई C2, याद रख लो कि M है मोलारिटी, V है वॉल्यूम और C है कोफिशिएंट ऑफ कंपाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 17, न्यूट्रलाइजेशन के बाद मिक्सचर का देख लेते हैं। अगर दो सॉल्यूशन हमने मिक्स किए, ठीक है, मान लो कि एक सॉल्यूशन है, मान लो एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है। हमने इसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक है। अब इस दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, तो इधर टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और इसकी मान लो मोलारिटी M है। तो ये हम मोलारिटी कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है MV इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, MV इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, और मोलारिटी इज इक्वल टू, यू कैन राइट लाइक दिस, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। क्योंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है टोटल वॉल्यूम, तो इधर डिनोमिनेटर में आपको लिखना है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला है, तीन तो नहीं है, दो ही फॉर्मूले है न्यूट्रलाइजेशन का और मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे और फॉर्मूलेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, 18 नंबर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। बड़े बड़े सवाल आप इस फॉर्मूला से शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसमें हम मोलारिटी और डेंसिटी का
कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ये रिलेशन है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अननोन दी रहेगी, ठीक है। तो आप फटाक से इसमें से आप कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हो, आइदर डेंसिटी, मोलारिटी या मोलालिटी, ठीक है। फिर 19 फॉर्मूला देखते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। इसका रिलेशन है, तो वो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे भी सवाल, आप बड़े सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट देख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं देख लेते हैं। अभी देखो, लेट्स से हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से H2 प्लस O2 फॉर्म H2O, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। अभी देखो, इनिशियली हमारे पास H2O के 10 मोल थे, इसके 7 मोल थे, इनिशियल मोल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके तभी 0 मोल्स रहेंगे कभी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। फाइनली आफ्टर द रिएक्शन, ओके, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके 10 मोल है, इसके 2 मोल्स है तो 2 बन रहे, तो 10 है तो 10 बनेंगे, तो इसके 10 मोल बनेंगे, ये सारी यूटिलाइज हो जाएंगे रिएक्शन में, ठीक है। अभी देखो, इसका रेशियो क्या है, 2:1 का। ये अगर 10 कंज्यूम होंगे तो ये कितने कंज्यूम होने हैं, 5, ठीक है। तो वो 5 कंज्यूम हो जाएंगे, ये 10 के 10 कंज्यूम हो गए, ये 5 कंज्यूम हुए और ये 10 बन गए, तो ये 5 कंज्यूम हुए तो बच गए 2, ठीक है। तो दिस 2 moles will remain unreacted in chemical reaction, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ये रिएक्शन स्टॉप हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के सारे मोल कंज्यूम हो गए, ठीक है। सो हियर H2 is said to be a limiting reagent, ठीक है। तो हमारा H2 क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये, टोटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में अगर टोटली कंज्यूम जो चीज हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का छोटा सा कंसेप्ट है अभी, ठीक है, ब्रीफ में लिख दिया। तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। सो अभी नेक्स्ट हम जी और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम जी और नीट के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जी और नीट में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पॉज करके ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने की, ठीक है। हो गया, चलिए देखते हैं, नहीं हुआ तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, ये सवाल जी 2020 का ही है, जनवरी का। तो मोलारिटी ऑफ HNO3 इन सैंपल विच इज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज 63%। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या दिया है, 63%, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है HNO3 का 63, और हमें मोलारिटी फाइंड करनी। तो अभी हमने नोट्स में ट्रिक्स लिखी थी, इन तीनों का रिलेशन क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 63 इंटू 1.4 अपॉन 63, तो 63 कट हो जाएगा, तो मोलारिटी क्या आएगी, 14 मोलर, ठीक है। ये एनटीक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो आपको वैल्यू एंटर करनी है जो भी आए, ठीक है। अभी अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपलिंग कंटेन 10⁻³ मोलर MgSO4 एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 इक्विवेलेंट इन ppm। ठीक है, तो चलिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा, ये फॉर्मूला याद कर लो, मोलारिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ, यूजुअली हार्डनेस है वो CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ, इधर क्या दिया है MgSO4, तो वो सब्सटेंस लिखेंगे हम, इधर केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, इधर केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ठीक है, ये आप उधर डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी मोलारिटी क्या दी है 10⁻³ मोलर, सो मोलारिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 10⁻³ MgSO4 तो Mg2 प्लस है तो इसका इक्विवेलेंट 2 होगा, Ca भी 2 प्लस है तो इसका भी 2 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मोलारिटी क्या आई 10⁻³ मोलर। ओके, ये फॉर CaCO3 के लिए। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए ppm निकालना है, ppm के लिए हमें वेट चाहिए इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स 10⁻³ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा 10⁻³ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अभी इतने मोल्स है, इतना वॉल्यूम है, तो n इज इक्वल टू 10⁻³ और वॉल्यूम 1 लीटर ml में लिखे तो 1000 ml। ठीक है, अभी देखो मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स कितने हैं 10⁻³, वेट कितना है वो हम फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का 100। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं पता तो फाइंड कर सकते हो, वो 100 आएगा। ठीक है, कैल्शियम का 40, ये 48 और ये 12, तो 60 और ये 40, तो हो गया 100। ठीक है, तो वेट कितना हुआ 10⁻⁻1 ग्राम, तो ये हमें वेट मिल गया। अभी ppm निकालते हैं, तो ppm वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ppm वेट है वॉल्यूम है, तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी इन ml इंटू 10⁻6। देखो अभी ppm निकाल रहे हैं इसलिए हमें 10⁻6 लिखना है यहाँ पे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है 10⁻⁻1, इधर लिख दो 10⁻⁻1, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 10⁻3, ये 10⁻6, तो ये क्या होगा 10⁻⁻1 और 6 ये 5 -3, आंसर आएगा 100 ppm। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100 ppm। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो ये दोनों सॉल्यूशन या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 3। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.125 मोलर AgNO3, तो इधर AgNO3 दिया है और इसकी मोलारिटी दी है, मान लेते हैं M1 क्या है 0.125 मोलर। ठीक है, रिक्वायर्ड टू क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयंस इन 0.3 ग्राम ऑफ, इधर एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया है CO कोबाल्ट NH3 हेक्सा और ये Cl3। ठीक है, इसका वेट दिया है 0.3 ग्राम, तो W इज इक्वल टू लेट से 0.3 ग्राम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है AgNO3 का। ठीक है, अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस करो, खुद से ट्राई करो बनाने की। तो ये AgNO3 है, ये CONH3 6 हेक्सा और ये Cl3 है। ठीक है, अभी देखो ये Ag+1 होगा, ये Cl3 -1 होगा, तो ऐसे 3 है तो Ag भी हमें 3 चाहिए, इसका नेट चार्ज कितना होगा -3, इसे अगर +3 बनाना है तो इधर 3 हमें मल्टीप्लिकेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आफ्टर बैलेंसिंग दिस रिएक्शन हमें 3 AgCl मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो आगे
3 AgCl मिल गया, तो इसका कोफिशिएंट C1 क्या आया 3, जो मैंने फॉर्मूला में बताया था कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C2 क्या आएगा 1। तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखा, M1V1 by C1 इज इक्वल टू M2V2 by C2। अभी देखो C1 और C2 हमारे पास आ गए हैं, मोलारिटी भी है, तो 0.125 इंटू वॉल्यूम अपॉन 3, इधर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो इधर तो वेट दिया है, तो वेट दिया तो हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गए मोल्स हो गए, ठीक है। तो इधर मोल्स लिख दो N2/1, ठीक है। अभी N2 कैसे निकालेंगे, तो N2 निकाल लेते हैं, वेट, इसका वेट कितना है 0.3, मॉलिक्यूलर वेट दिया है इसका कॉम्प्लेक्स का, यस दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 267.46, ठीक है। तो इधर रख दो 267.46, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.125 इंटू V/3, और ये हो जाएगा 0.3, 267.46, ठीक है। इसमें से आप V को सब्जेक्ट बना लो, और जो भी वैल्यू आई वो लीटर में आएगी, क्या, जो भी वैल्यू आए वो लीटर में आएगी, इधर ml में पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ml में लाने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो आपका आंसर ml में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैन्युअली करना है, अभी तो फिलहाल मैं कैसे यूज कर रहा, 0.3 डिवाइड बाई 267.46, ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाई 0.125 इंटू 1000, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये फाइनल आंसर आ रहा है 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद V का 26.9 लीटर, सॉरी 9 ml, ठीक है, 26.9 ml। तो ये हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन 4 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, उसमें पहला है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव, ये सही बात है, डाल्टन ने बोली थी कि मैटर एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो वो बात डाल्टन ने बताई थी। फिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, these are neither created nor destroyed, ये भी सही बात है, ये भी बताया था डाल्टन ने। फिर when any gases combines or reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are the same temperature and pressure, ये बात एवोगैड्रो ने बताई थी, एवोगैड्रोस कॉम्बिनेशन वॉल्यूम कॉम्बिनेशन लॉ है ये, ठीक है। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में ये बात क्लियर होती है, तो ऑप्शन सी है वो डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, चलिए तो अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, उसमें क्या बोला है, 5 moles of AB2 weighs 125 into 10⁻³ kg, तो मोल्स दिए इधर AB2, ठीक है, तो उसके N कितना है N1 लेट से 5 मोल्स, और उसका वेट दिया है 125 into 10⁻³ kg, ठीक है। दूसरा दिया है A2B2, सो N2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 मोल्स, और वेट कितना होगा इसका 300 into 10⁻³ kg, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ए और बी हमें रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करने हैं, तो कर लेते हैं इसमें। अभी देखो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सी N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वेट अपॉन N, तो ये इस कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन N1, इधर वेट 1/N1, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा A प्लस
2b इज इक्वल टू, ये होगा 125 इंटू 10 पावर माइनस 3, n1 क्या है 5, ये होगा 25, तो ये ए प्लस 2b इज इक्वल टू 25 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट 2 इंटू n2, तो ये 300 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 10, ये कैंसल। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा, काफी आसान है। 25 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पावर माइनस 3। साइन चेंज कर दो सबका, अरे हो गया, साइन चेंज कर दो, तो a माइनस 2a, तो ये होगा माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 30 होगा माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो a का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम पर मोल। हो गया a का मॉलिक्यूलर वेट। अभी b का निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए करते हैं, इधर b का a का वैल्यू इधर रख दो। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू, ये होगा 25 माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो b हो जाएगा 20/2, तो ये होगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओके ग्राम पर मोल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूनिट ग्राम पर मोल नहीं है, केजी पर मोल है। ठीक है, तो केजी पर मोल में आंसर आया, क्योंकि हमें वेट है वो केजी में दिया है, तो केजी पर मोल। पर ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आईएमपी है अकॉर्डिंग टू जी मीन्स। इस तरह के सवाल काफी बार पूछते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो ये सॉल्यूशंस, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोला है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए हमें, सबके एनालिसिस निकालने होंगे रिएक्शंस के। तो पहला रिएक्शन है 4Fe प्लस 3O2। ठीक है, हमें मिनिमम ऑक्सीजन का कंजप्शन चाहिए, इसलिए हम RHS नहीं लिखेंगे, इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, फिर भी चलेगा। ठीक है, P4 प्लस 5O2। सी ऑप्शन क्या है C3H8 प्लस 5O2। और डी ऑप्शन क्या है 2Mg प्लस O2। ठीक है, अभी देखो Fe का मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट दिया, एटॉमिक वेट 56, तो ये 4 इंटू 56, तभी ये कितना कंज्यूम होता है 3 इंटू ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का 32 होगा, तो ये होगा 32। तो अगर ये 1 ग्राम कंज्यूम हुआ तो ये कितना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 32 4 इंटू 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 सा और ये 8 सा, फिर अभी ये 4 सा, या तो 4 से काट देते, ये होगा 4 2 सा और ये होगा 4 16, सो ये होगा 4 से 14, ये होगा 1 7, तो ये होगा 3/7। ठीक है, अभी 3/7 डिवाइड करके जो आंसर मिले वो यहाँ पे लिखना। फिर फॉस्फोरस का 31, तो ये 4 इंटू 31, कंजप्शन ही लिखते हैं डायरेक्टली, अभी पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू 32 और ये होगा 4 इंटू फॉस्फोरस क्या है 31। ठीक है, इसे सॉल्व करके निकालना है इसका 5 इंटू 32 अपॉन C3H8, तो C3 का क्या होगा 48, सॉरी 12 है, तो ये होगा 36। ओके, 12 3 ज़ा 36 और ये 8 प्लस 8, तो ये होगा 44 इंटू 1। ठीक है, 1 मोल है, इसका सॉल्व करना है। और मैग्नीशियम इसका क्या होगा 32 और इसका 2 इंटू
मैग्नीशियम का कितना है 24, ठीक है। तो ये चारों सॉल्व करने और जिसमें सबसे कम आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी तो मैं कैल्शियम में सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो रहा है 0.428, ठीक है। फिर 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 31, ये हो रहा है 1.29, ठीक है। ये हो रहा है 3.63, ठीक है। और ये 0.66। तो सबसे कम कंजप्शन किस में आया? ऑप्शन ए में। तो ए आपका सही आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, सो कैलकुलेशन में थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है। सो नोट कर लो ये क्वेश्चन, बाद में आगे और सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आगे और सवाल सॉल्व करते हैं। अब अगला सवाल देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है। आसान सा सवाल है ये। 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है। हमने लिखा था नोट में। अभी मोलर मास दिया है 166, मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? सिंपल है, 100 माइनस 20, तो 80 ग्राम, ठीक है। इधर 80 ग्राम है, ऊपर 1000 रख दो। तो मोलालिटी क्या होगी? वेट ऑफ सॉल्यूट 20 इंटू 1000 अपन मॉलिकुलर वेट दिया है 166, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। 250 बाई 166, तो इसका आंसर क्या होगा? 1.51, ठीक है। डिवाइड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़िया, आसान था, ठीक है। देखो ये सब फिजिकल मीनिंग, ये जो मीनिंग्स है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उससे सवाल आसान बनेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? N2 plus 3H2 will form 2NH3. Identify the hydrogen as a limiting reagent in the following reaction mixtures, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, ये 19 में पूछा था ये। देखो N2 plus 3H2 will form 2NH3, ठीक है। तो इसमें रेशियो क्या है? 1:3:2, ठीक है। हमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? टोटली कंज्यूम, ठीक है। टोटली कंज्यूम इन अ रिएक्शन, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बढ़िया, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस चेक कर दे। अभी देखो ऑप्शन ए में 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया है N2, तो नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 28, तो उसका मतलब वो 2 मोल्स है। और हाइड्रोजन 10 ग्राम मीन्स वो 5 मोल्स है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो आसानी से आप मोल्स निकाल सकते हो। अभी 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो ये हाफ मोल ही है सिर्फ, और 4 ग्राम, तो ये पूरे 2 मोल्स है। अभी 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो ये 1 मोल होगा, और 6 ग्राम, तो ये 3 मोल होगा, ठीक है। अभी 35 ग्राम नाइट्रोजन, तो 35 यानी 35 बाई 28, 5 बाई 4, तो होगा 0.8 मोल, ठीक है। और ये होगा 8 ग्राम, तो 4 मोल्स। अभी देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 1:3 से रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ। जब भी एक नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तभी 3 हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, ठीक है। हमें हाइड्रोजन के लिए डील करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लो 5 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन कंज्यूम करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 इंटू 1 एंड 3/2 नहीं, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1,
3, सो 5 में कितना, तो ये होगा 5/3, तो आंसर आएगा 1.67। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आ रहा है 1.67, तो इससे कम है। इससे कम है इसका क्या मतलब है, जब 5 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो गए, मीन्स हाइड्रोजन टोटली कंज्यूम हो गया, तभी इसके इतने मोल कंज्यूम हुए 1.67, तो थोड़ा ये बच गया। ठीक है, ये बच रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सबसे पहले ऑप्शन यही लग रहा है कि इसमें आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तब इसके कितने, तो ये होगा 2/3, सो 0.66, तो ये ज्यादा है इससे 0.5 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये 1:3 1:3 है, तो इसमें तो ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा लिमिटिंग। इसमें 4/3, तो ये होगा 1.33, इसमें भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन निकाल देते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई होप कि लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसे, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, फिर हम अगले क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 9। उसमें क्या बोला है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। ठीक है, तो मीथेन क्या होगा, CH4, तो इसमें देखो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो बाय मोल परसेंटेज निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल, तो ये क्या होगा 1, और टोटल मोल्स कितने हैं 5 × 100, तो ये क्या होगा 20%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 20%। ठीक है, गलती से मास परसेंट निकाल दिए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, NaOH 8 ग्राम है, डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ H2O, तो इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट करके दिए, ये NaOH है, ये H2O दिया है, इसका वेट है 8 ग्राम। ठीक है, और इसका वेट है 18 ग्राम, वेट 18 ग्राम है। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तो निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा 40 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका N1 क्या आएगा 8/40, तो 1/5, तो इट विल बी 0.2, इसका N2 क्या आएगा 18/18, सो 1, तो मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है, तो x1 का वैल्यू क्या होगा N1/N1 प्लस N2, तो N1 होगा 0.2 और ये 1.2। ठीक है, तो 0.2/1.2 ये 1/6, और 1/6 यानी 0.167 होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अभी हमें मोलालिटी चाहिए। ठीक है, मोलालिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, हमें यहाँ ग्राम में दिया तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल, तो मोलालिटी इज इक्वल टू ये होगा 8, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 इंटू ये होगा 1000, और ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या 18 ग्राम, 18 हमने ऊपर 1000 रख दिया, तो वो ग्राम में रख सकते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 100 डिवाइड बाय 9, तो ये कुछ 9 10 जा 90 होता है, 9 11 जा 99, तो ये 11 पॉइंट समथिंग होगा, और वो ऑप्शन है सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा 0.167 और 11.11, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल, बढ़िया सवाल देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोला है, 25 ml ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 30 ml 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो हियर HCl इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसको बैलेंस फॉर्म में लिखो तो ये 2HCl चाहिए हमें, तो ये बन जाएगा NaCl ट्वाइस, तो 2NaCl प्लस वो क्या होगा 2NaCl हो गया, फिर H2CO3,
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। अभी डेटा क्या दिया है, इसका दिया है वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 25 ml, इसका दिया है V2 इज इक्वल टू 30 ml, इसका वॉल्यूम दिया है 0.1 मोलर M2, ठीक है। अभी देखो इसके मोलारिटी नहीं दी है, M1 नहीं दिया, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो C1 दिया है 2, यहाँ पे C2 है 1, ठीक है। सॉरी ये दिया नहीं है, हमने केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया, फिर हमें कोफिशिएंट्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। M1 V1 by C1 इज इक्वल टू M2 V2 by C2, तो देयरफॉर M1 इंटू V1 कितना है 25, C1 कितना है 2, M2 कितना है 0.1 इंटू V2 ये 30 और ये 1, तो इधर से हमें M1 का वैल्यू मिल जाएगा, ये होगा 1/10, 30 इंटू 2/25, ठीक है। इसे कैंसिल कर दो, तो ये होगा 6/25, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24, तो ये होगा 0.24 मोलर, ठीक है। तो हमें मोलारिटी मिल गई। अभी क्या बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml 0.2 मोलर एक्वेस सॉल्यूशन। अभी इसी HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O, बढ़िया। अभी इसका मोलारिटी निकाल लिया, तो M1 अब इस केस में कितना होगा 0.24 मोलर। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालना है, तो V1 इस केस में फाइंड करो। M2 दिया है, कितना है M2 0.2 मोलर, और V2 दिया है 30 ml। दोनों के कोफिशिएंट C1 और C2 दोनों 1 है, तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो ये होगा 0.24 इंटू V1, ये होगा 0.2 इंटू 30, तो V1 वो क्या होगा 2/10 इंटू 30, और ये होगा 100/24, ठीक है। ये कैंसिल कर देते हैं, तो V1 इज इक्वल टू ये 1 जा, ये 8 जा, 2 1 जा और ये 2 4 जा, तो V1 कितना आएगा 25 ml, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। 2 बार आपको वो फॉर्मूला M1 V1 by C1 2 बार यूज करना है, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देख लो ये सॉल्यूशन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़े नीट के क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करे थे, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 12th क्वेश्चन, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला है 18 ml ऑफ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी 1 है, तो 18 ml मीन्स 18 ग्राम, तो 18 ग्राम यानी 1 मोल। तो देखो जिसमें मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो कांस्टेंट है, तो जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। तो पहले में मोल आएंगे 1 मोल, ऑप्शन बी में क्या दिया है 10⁻³ मोल, तो ये तो ऑलरेडी कम है इससे। ऑप्शन सी में 0.00224 लीटर, ठीक है। तो देखो 1 मोल, यहाँ पे वाटर वेपर दिया इसलिए ये अलाउ है, ठीक है। अगर वाटर दिया रहता तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते रिलेशन। तो वाटर वेपर के लिए हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर, तो 0.00224 उसमें कितने मोल, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 1 से कम ही आएगा। डी में 0.18 ग्राम वाटर, तो इसमें भी मोल्स क्या आएंगे 0.1 मोल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोल इसमें, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी ऑप्शन ए में ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म द टू कंपाउंड XY2। ये हमने जी मेंस में किया, ऐसी टाइप का क्वेश्चन नीट में भी पूछा है, देखो, ठीक है। XY2
एंड x3y2, उसमें ए बी के फॉर्म में दिया था, ये 0.1 मोल, N1 इज 0.1 मोल एंड ऑफ xy2 वेट 10 ग्राम, इधर वेट है 10 ग्राम, ठीक है। सो मोलिकुलर मास इसका कितना होगा, मोलिकुलर मास विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोल्स, तो वेट 10 है और मोल्स 0.1 है, तो ये होगा 100। तो मोलिकुलर मास इसका x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अभी इसका सॉल्व करते हैं। N2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.05 मोल, इसका वेट कितना दिया है 9 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन N2, ये होगा 9 बाई 0.05, सो 9 इंटू 100 अपॉन 5, ये होगा 20, तो ये होगा 180। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। इन दोनों को सॉल्व कर लो, x और y के वैल्यू निकाल लो। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और ये होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। काट दो इन दोनों को, तो x माइनस 3x, तो ये माइनस 2x होगा, ये माइनस 80, x का वैल्यू क्या आएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, बढ़िया। अभी y का वैल्यू निकालो इनमें से, तो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो y इक्वल टू 60 बाई 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा 30 ग्राम पर मोल, बढ़िया। तो x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये नोट बना के लिख लो आखिरी में, पहले नोट्स लिखे थे वहीं पे लिख देना। देखो अभी देखो, पहला है नॉर्मालिटी, अभी नॉर्मालिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। फिर दूसरा है मोलारिटी, ये भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, इसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आता है, लीटर में लेते हैं, ठीक है हम। तीसरा है मोलालिटी, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन, और आखिरी है परसेंटेज वेट बाय वेट। ये तीनों है, ये तीनों सिर्फ वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों फिजिकल, ये दोनों क्वांटिटी नॉर्मालिटी और मोलालिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये दोनों टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं और ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम बदलेगा, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो नॉर्मालिटी और मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, वेट में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर का वो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट बाय वेट में नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहा आपके लिए और आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एंजॉय किया और खूब प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।